एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 59 है। 58 जो है टेस्ट कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग वहाँ से जाकर ये देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, बीईओ की कर रहे हैं, या फिर लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि मालदीव तथा लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। दूसरा दिया गया है कि 10 डिग्री चैनल एवं संकीर्ण जलीय भाग है जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और न तो एक सही है और नहीं तो दो सही है। तो देखिए मालदीव तथा लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो मालदीव हुआ और लक्षद्वीप हुआ, इसको जो है कि 8 डिग्री चैनल अलग नहीं करता है। देखिए 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ये मालदीव तथा मिनिकॉय को अलग करता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है जो कि भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। देखिए ये सही है आपका, लेकिन 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको किसको अलग करता है, तो ये लघु अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। देखिए एक 9 डिग्री आता है, ठीक है, 9 डिग्री किसको किसको अलग करता है, तो वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। और एक ग्रेट चैनल है वो जो है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। तो इसमें जो है कि केवल दो सही है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है कि पर्वतीय नगर दिया गया है, और सूची 2 में राज्य दिया गया है। देखिए कुन्नूर ये जो है कि इसके सामने तमिलनाडु दिया गया है कि जो पर्वतीय नगर है वो किस स्टेट में अवस्थित है। मनाली दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, अल्मोड़ा दिया गया है उत्तराखंड में, एंड पंचमढ़ी दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो इसको मिलाना है। तो देखिए ये जो है कि आपका कुन्नूर ये जो है कि तमिलनाडु में ही है। ठीक है, मनाली ये हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू मनाली। अल्मोड़ा ये जो है कि आपका उत्तराखंड में है, और पंचमढ़ी ये जो है कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये जो है कि सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 B2 C3 एंड D4। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। पहला दिया गया है यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। दूसरा दिया गया है यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है। तीसरा दिया गया है यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंध की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपका यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो देखिए लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये राजस्थान की अरावली जो श्रेणी है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में उसके पास से निकलती है। ठीक है, और यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, मतलब कि गुजरात में। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कंडी, शकरी और जवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। पहला दिया गया है देवप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी। दूसरा दिया गया है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी। तीसरा दिया गया है कर्णप्रयाग, पिडार एवं अलकनंदा नदी। एंड चौथा दिया गया है विष्णुप्रयाग, धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी। देखिए ये जो है कि एक पॉइंट होता है ना, जो कि मतलब मंदाकिनी और अलकनंदा नदी कहाँ आके मिलती है, तो ये दिया गया है इसमें देवप्रयाग में। तो वैसे जो नदियाँ मतलब दो नदियों का जहाँ पे मिलान होता है और उसको हम क्या बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए देवप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी ये जो है कि मिलती है क्या यहाँ पे, देखिए नहीं, ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है, जहाँ पे मिलती है वहाँ वो देवप्रयाग में मिलती है, और वहाँ से क्या होता है कि गंगा का मतलब नाम वहीं से दिया जाता है। ठीक है, गंगा नदी तो स्टार्टिंग से है नहीं, वो तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ आती हैं देवप्रयाग में और मिलती हैं, वहाँ से गंगा नदी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहला ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो है कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती है, कर्णप्रयाग में पिडार एवं अलकनंदा नदी मिलती है, और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, पहला ही आपका गलत है, तो इट मीन्स कि पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। दूसरा दिया गया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। तीसरा दिया गया भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है।
उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? देखिए केवल एक और केवल दो, दूसरा दिया गया है केवल दो और तीन, तीसरा दिया गया है केवल एक और तीन, एंड चौथा दिया गया है एक दो और तीन। तो देखिए आपका ये भारत और चीन की जो सीमा रेखा है ना, जिसको अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं, भारत और चीन की सीमा को। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान की जो मतलब जो रेखा अलग करती है उसको हम बोलते हैं डुरंड रेखा, ये भी सही है। और भारत पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो ये तीनों आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, एक दो और तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। दूसरा दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा एवं तापी मतलब ताप्ती नदियाँ अपवाह स्वरूप बंगाल की खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है ये, तो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है अरब सागर है ना पश्चिमी घाट में, और दूसरा बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये जो है कि आपका सही है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं ये अपवाह स्वरूप बंगाल की खाड़ी में न गिर करके कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं ये कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए नर्मदा और तापी नदियाँ जो है ना ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। और ये दोनों नदियाँ जो है नर्मदा और तापी ये क्या बनाती है? तो ये एस्चुअरी बनाती है, मतलब ज्वार नदमुख। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका एक और दो दोनों हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दिया गया है जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। दूसरा दिया गया है काली मृदाएं लोहे एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। थर्ड दिया गया है लेटेराइट मृदा लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन एवं पोटेशियम से हीन होती है। देखिए इसमें दिया गया है केवल एक और तीन सही है, केवल दो और तीन सही है, एंड तीसरा दिया गया है केवल एक और दो सही है, एंड चौथा दिया गया है एक दो और तीन सही है। तो देखिए इसको जो है कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर हम देखते हैं तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और फास्फोरस नाइट्रोजन एवं जीवाश्म का अभाव होता है। तो ये क्या बोल रहा है? ये तो बोला जलोढ़ मृदाएं जो है कि नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। नाइट्रोजन से तो ये क्या इसमें कमी पाया जाता है ना, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में। तो देखिए पोटास चूना जो है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस नाइट्रोजन और जीवाश्म की क्या होती है? तो ये अभाव होता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए काली मृदाएं लोहे एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। तो जो काली मिट्टी होती है वो जो है कि लोहा हुआ, चूना हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटास हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये जो है कि आपका इसकी समृद्ध होती है। तो ये बोल रहा है कि लोहे एवं चूना से समृद्ध होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की हीन होती है नाइट्रोजन से, तो इसमें जो है कि नाइट्रोजन फास्फोरस और जैविक पदार्थ जो है कि ये कमी होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए लेटराइट मिट्टी के बारे में बात की जा रही है। लेटराइट मृदा लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन एवं पोटेशियम से हीन होती है। देखिए ये भी सही है। देखिए काली मिट्टी के बारे में और भी क्वेश्चन आता है। देखिए काली मृदा जो कि इसको क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका सही है और तीन सही है, पहला गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल दो और तीन, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। दूसरा दिया गया है कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो देखिए भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। तो देखिए ये भारतीय जो प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, इनके टक्कर के परिणाम स्वरूप जो है कि हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। तो ये सही है। देखिए
भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। नहीं, भारतीय प्लेट जो है ये गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद से किधर प्रवाहित हुआ, तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसमें जो है भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग, मतलब जो ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। ठीक है, जो भारतीय प्रायद्वीप है, ये गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से आते थे, तो भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, दक्षिण अफ्रीका हुआ, दक्षिण अमेरिका हुआ तथा अंटार्कटिका, ये क्षेत्र जो है कि इसमें सम्मिलित थे। और ये जो है कि इससे जब अलग हुआ भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से, तो ये दक्षिण की ओर नहीं, ये उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो आपका पहला वाला सही है, तो इसमें हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्न कथनों पर पढ़कर बताइए कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है कि यह पर्वत श्रृंखला असंपिंडित अवसादों से बनी है। दूसरा दिया गया है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, शिलालिक नहीं, शिवालिक कहा जाता है। देखिए केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीसरा दिया गया है एक और दो दोनों सही है, और चौथा दिया गया है न तो एक और न ही दो सही है। तो देखिए ये जो है कि आपका यह पर्वत श्रृंखला असंपिंडित अवसादों से बनी है। ठीक है, शिवालिक के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, तो ये सही बात है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है कि ये असंपिंडित अवसादों से बनी है। देखिए हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, तो ये भी सही है। देखिए आपका पहला क्या होता है, ऊपर सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, उसके बाद से बृहत हिमालय है, फिर लघु या मध्य हिमालय है, और सबसे नीचे मतलब जो बाहरी वाली है, ठीक है, वो क्या है, वो शिवालिक है। तो ये भी आपका सही है। तो दोनों हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है कि प्रायद्वीपीय खंड की ऊपरी सीमा कटी फटी है। दूसरा दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंचाई पहाड़ियों या चौड़ी घाटियों से बनी है। पहला दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो सही है। तो देखिए प्रायद्वीपीय खंड की ऊपरी सीमा कटी फटी है। ठीक है, सही है कि ये ऊपरी सीमा, जो प्रायद्वीपीय खंड की ऊपरी सीमा है वो कटी फटी है। प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंचाई, देखिए ये तो थोड़ा मतलब समतल टाइप है ना, कम ऊंचाई और चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका एक और दो दोनों सही है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है धौलाधार और पीर पंजाल, दूसरा है लद्दाख और जस्कर, तीसरा दिया गया है पीर पंजाल और जस्कर, एंड चौथा दिया गया है पीर पंजाल और लद्दाख। ये श्रेणियों का नाम दिया गया है कि किन दो श्रेणियों के बीच जो है कि आपका ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की, मतलब कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो वो है आपका लद्दाख एवं जस्कर श्रेणी, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है कि तिब्बत क्षेत्र में एक पड़ता है, कौन सा, ये बोखरचू के निकट एक हिमनद है, वहाँ से ये मतलब उद्गम होता है उसका। और तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, तो शेरमुख के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्मों की पहचान करें। फर्स्ट दिया गया है मिकिर पहाड़ी असम में, सेकंड दिया गया है अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड दिया गया है लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा में, एंड फोर्थ दिया गया है गारो पहाड़ियाँ मेघालय में। तो देखिए मिकिर पहाड़ी ये कहाँ पड़ता है, तो ये असम में है। ठीक है, ये सही है। अबोर पहाड़ी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। लुसाई पहाड़ी ये जो है कि कहाँ पड़ता है, ये त्रिपुरा में नहीं पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, ये मिजोरम में पड़ता है। और देखिए लुसाई पहाड़ी को भी मिजो हिल्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, तो ये मेघालय में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये मेघालय में पड़ती है। तो ये तीन सही है, कौन गलत है, ये तो थर्ड नंबर जो है कि आपका गलत है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। पहला दिया गया है 1773 के विनियमन अधिनियम मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दूसरा दिया गया है 1784 को पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा। तीसरा दिया गया है चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, एंड चौथा दिया गया है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। तो जो बंगाल का गवर्नर थे, बंगाल गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त
किसके द्वारा जो है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन सा एक्ट था, कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था आपका पहला वाला 1773 विनियमन अधिनियम, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सेकेंड ऑप्शन है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एंड फोर्थ ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए किस अधिनियम को जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाए। देखिए मार्लो मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है, और इसको जो है कि भारतीय परिषद अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इस अधिनियम के जो तत्कालीन भारतीय सचिव थे वो कौन थे? वो मार्ले थे, और जो वायसराय थे वो थे आपके मिंटो। तो इस वजह से जो है कि इसको 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1858 का भारत शासन अधिनियम, सेकेंड ऑप्शन है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एंड फोर्थ ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो ये कौन सा अधिनियम था जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो वो अधिनियम था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसी के द्वारा ना कंपनी का भी शासन जो है कि समाप्त कर करके और सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। वो 1858 का ही भारत शासन अधिनियम था। और देखिए ये गवर्नर जनरल का नाम बदल कर भी वायसराय कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत 1858 का। तो ये दोनों चीज़ें आता है कि किस अधिनियम के तहत जो है कंपनी का शासन समाप्त करके और सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया, और दूसरा आता है कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1833 को चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा दिया गया है गवर्नर जनरल को सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए पहला दिया गया केवल एक, दूसरा दिया गया केवल दो, तीसरा दिया गया एक और दो दोनों, एंड चौथा दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो इसमें से आपका जो है कि इसके तहत जो 1833 का चार्टर अधिनियम है इसके तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये सही है आपका। देखिए गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सेकेंड ऑप्शन है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एंड फोर्थ ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए कौन सा अधिनियम जो श्वेत पत्र पर आधारित था? तो श्वेत पत्र पे कौन सा अधिनियम आधारित था? तो वो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था कि अनुवर्ती नदियाँ, सेकेंड ऑप्शन दिया गया था परवर्ती नदियाँ, थर्ड ऑप्शन दिया गया है पूर्ववर्ती नदियाँ एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पूर्वारोपित नदियाँ। तो ऐसी नदियाँ जो कि सामान्य ढाल की दिशा में बहती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अनुवर्ती नदियाँ। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 22 जनवरी 1947 को, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 13 दिसंबर 1946 को, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 22 जुलाई 1946 को एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 13 दिसंबर 1947 को। तो जो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
देखिए अगर आप जो है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो आप लोग यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।